जब प्रशांत किशोर जी की पार्टी के खाली मंच पे मैं गया तो लोग फेसबुक में गालियां देने लगे। तो मैं उन बहेलियों से कह रहा हूं जो टोपी और दाढ़ी रखकर, और जैसे मेरे दोस्त ने कहा है आज कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि आपको क्या लालच हो गई, तो मुझे एमएलए बनने के बाद ऐसा क्या मिल जाएगा? मुझे गार्ड्स मिल जाएंगे, वो मेरे पास पहले से ही हैं। मुझे गाड़ियां मिल जाएंगी, वो मुझे मेरे पास पहले से भी हैं। मुझे बंगला मिल जाएगा, मैं एक बंगले में ही रहता हूँ। बदलाव की ज़रूरत है। जाति और धर्म के नाम पर जो बंटवारा हुआ है और जाति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, और हमारे 18% या किसी के कितने जो परसेंट जाति जनगणना की जब बात होगी, जो जगह नए बिहार की बात होगी, प्रशांत जी की आप स्पीच को सुन ही नहीं रहे। आज आपके पास फुर्सत है, नौजवान ऐसे 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 स्क्रॉल कर रहा है, उसको फुर्सत ही नहीं है। ये फीलिंग्स नहीं चाहिए। मुसलमानों तुम इकट्ठा हो जाओ, ये बीजेपी के प्रचार हुआ कि एक तरफ आपने कहा कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, तो यही तो चाहती है बीजेपी कि जब आप इकट्ठा होंगे तो उधर 80% इकट्ठा हो जाएंगे, तो आप कभी सरकार में नहीं आ पाएंगे। कि भाई साहब, आप पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई पर काम करना चाहिए, तो गुंडा को दे दें सरकार। पढ़ाएं हम लोग और सरकार चलाए गुंडा। प्रदेश में एक्सप्रेसवे की तैयारी है, तो एक्सप्रेसवे 1 आया, एक्सप्रेसवे 2 आया, एक्सप्रेसवे 3 आया, यमुना एक्सप्रेसवे, फलना एक्सप्रेसवे। हम लोग कहाँ एक्सप्रेसवे है हमारे पास? हम लोग कहाँ हैं? हर उत्तर हमारे पास एक पटना जिला है, एक भागलपुर है, एक गया है, एक दरभंगा है। अभी गुड़गांव से लेकर के चंडीगढ़ तक चले जाइए, उनके पास जहां भी बसिएगा लगेगा आप बड़े शहर के अंदर है। लेकिन हम लोग पिछले, अब क्या हमारी नस्लें देखेंगी ये चीज़ कि हमारे पास जिला 4 है जहां हमारी अपनी औलादों को रख के पढ़ा लिखा सकते हैं, तो हम इतने से संतुष्ट नहीं। अच्छा, जो लोगों को एक्चुअली वो कभी बाहर गए नहीं, वो जब बाहर से आते हैं तो उनको लगता है ये गाँव है, बाहर नहीं गए इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। अब बिहार में जो सरकार बनी, किसकी कैसे बनी? प्रशांत जी की बदौलत बनी, उन्हीं के सारे कैंपेन पे बनी। बिहार में बहार बाई कहां से आया? वहीं से शब्द आए। तो मुझे नहीं बनना ये नेता, मैं उनकी चाटुकारिता नहीं कर पाऊंगा, मैं उनका झोला उठाने नहीं आया हूं। ठीक है एजेंट ये वो, हेलो, आखिरत में हाथ पकड़ लूंगा आपका, एक इल्जाम लगाया तो अल्लाह के वास्ते मैं कुरान उठा के हाथ में आपको दे दूंगा और कहूंगा कि खा कसम कि तूने देखा है मुझसे पैसे लेते हुए। कि अगर हिंदुस्तान के चुनाव में किसी भी छत्र से अगर कोई ऐसा प्रत्याशी जिसका छवि साफ हो, जिसका चेहरा साफ हो और वो गुंडा ना हो, तो हम युवा उसके साथ देने को तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है, सभी प्रेस कर्मियों का स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में है ताकि सारी बातें साफ सुथरे तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएं। जो बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान को लेकर एक मुहिम छेड़ी गई और उसमें प्रशांत किशोर जी वॉज द चीफ गेस्ट और वो हज भवन में पहुँचे। उसमें मैं एक दावत पे गया और जब मैंने उनसे पोस्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर कई सवाल उठाए। इसी सिलसिले में सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये क्या है पूरा। जन सुराज जो 2 अक्टूबर को रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में आने वाले इलेक्शन में आप लोगों के बीच बिहार में दिखेगी, मैं उनके मुखिया प्रशांत किशोर जी से बहुत कन्विंस हुआ और बहुत सारे तर्क वितर्क के साथ हमने ये फैसला किया कि मैं उस पार्टी का हिस्सा बनूंगा। इसी सिलसिले में मेरी कई बैठक हुई और उसके बाद उनके जो मुस्लिम विंग्स को देख रहे थे उन सभी डेडिकेटेड लोगों से, ऐसे लोग भी मुझे मिले जो 2-2 साल से घर नहीं गए। मैं बहुत मोटिवेट हुआ और मैंने ये फैसला किया कि हाँ मैं उस पार्टी का हिस्सा बनूंगा और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलकर मैंने ये फैसला किया कि हाँ ये पार्टी अच्छा काम करेगी। अब एक बात और है जो मैं समझाना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में हमारे गांव में कई बातें ऐसी होती हैं, जैसे बहेलिया होता है, बहेलिया कहते हैं जो चिड़िया फंसाता है, गुलगुलिया भी कहते हैं उसको, उस बिरादरी को। तो जो बहेलिया लोग हैं
बहुत सारे बहेलिया वो पहली पुरानी पार्टियों में अपना अड्डा बनाए हुए हैं। अब बहेलिया करता क्या है कि तोता को फंसाना होता है तो तोता की तरह बोलता है, मैना को फंसाना होता है तो मैना की तरह बोलता है। तो इन लोगों ने अपने पुराने गठजोड़ों में, झूठे समीकरण में, जैसे MY समीकरण जैसे समीकरण में कई बहेलिया रखा हुआ है। और वो बहेलिया सुर में गाता है। जब वो देखता है कि उसका पुराना ज़मीर सब उखड़ रहा है तो वो बहेलिया फिर सीटी बजाता है कि ये सब बीजेपी पार्टी 2 है, बीजेपी पार्ट 2 है, ये बीजेपी का ही एजेंडा है। कई ऐसी बार हम लोग सुन चुके हैं। जैसे ओवैसी साहब की पार्टी को भी जब उन्होंने कोई अपने हक की बात की कभी, तो उसमें भी हम लोगों ने ऐसा ही सुना। जब प्रशांत किशोर जी की पार्टी के खाली मंच पे मैं गया तो लोग फेसबुक में गालियां देने लगे। तो मैं उन बहेलियों से कह रहा हूं जो टोपी और दाढ़ी रखकर बिना तहकीक किए ये जो एक तरफा सीटी मार रहे हैं, वो आखिरत की फिक्र करें। मैं वो बहेलिया नहीं हूं और ना मैं प्रशांत जी के पीछे चलने आया हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लियर कर दूं, मैं प्रशांत जी के साथ चलने आया हूं, पीछे नहीं चलने आया हूं। एक बात मैंने उनकी इस बात से भी बहुत कन्विंस हुआ कि अगर प्रशांत जी या दूसरे कोई भी नेता देश में जो शिक्षा की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे, जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, जाति और धर्म से उठकर बात करेंगे, हम शिक्षाविद उनके साथ हैं। और वो मैं अकेला वहाँ नहीं था, वहाँ बहुत सारे शिक्षाविद थे जिन मैंने अब तक हजारों हजार जिंदगियां बनाई हैं और गांव-गांव में लोग मुझे जानते हैं। तो उनके भी फ़ोन आए, लेकिन जिस तरह के MLAs के फ़ोन आए और जो उनके लोगों के फ़ोन आए, नुमाइंदों के फ़ोन आए, इससे साबित हो जाता है, जो बहुत अच्छी बात है, कि इस पार्टी से ऑप्शंस आने से, पार्टी के ऑप्शंस को आने से निगोशिएशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो प्रशांत जी की पार्टी आई, तो मैं तो सारे नेताओं को कहूँगा कि या तो वो इस पार्टी को ज्वाइन कर लें, मोस्ट वेलकम। हमारी आने वाली पार्टी में आपका स्वागत है। अब मैं अभी ये भी नहीं जानता कि मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा या मुझे इलेक्शन लड़ना है या मैं कहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। इस मकसद से नहीं आया हूँ, सिर्फ इस मकसद से नहीं आया हूँ। और जैसे मेरे दोस्त ने कहा है, आज कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि आपको क्या लालच हो गई, तो मुझे MLA बनने के बाद ऐसा क्या मिल जाएगा? मुझे गार्ड्स मिल जाएंगे, वो मेरे पास पहले से ही हैं। मुझे गाड़ियाँ मिल जाएंगी, वो मेरे पास पहले से भी हैं। मुझे बंगला मिल जाएगा, मैं एक बंगले में ही रहता हूँ। मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो MLA के पास है और मेरे पास नहीं है। उस नियत से नहीं आ रहा हूँ। लेकिन जो हालत बिहार की बनाई गई है, बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। जाति और धर्म के नाम पर जो बंटवारा हुआ है और जाति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, और हमारे 18% या किसी के कितने जो परसेंट जाति जनगणना की जब बात होगी, जो जितने परसेंट हमने जब प्रशांत जी से बात सुनी और उनसे मुलाकात में उनके लोगों से बात सुनी, जो पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उस मैनिफेस्टो में बहुत क्लियर है कि अगर आप 18% हैं तो 18% युवा मुसलमान को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। युवा मुसलमानों को, वो रिटायर लोगों को नहीं, जो आखिरी सांस गिन रहे हैं, ये युवा मुसलमानों को। बहुत हो चुकी जी हुजूरी उनके दरबार में, अब युवा बैठेगा कोई सरकार में। बहुत हो चुकी जी हुजूरी उनकी। तो उन बहेलियों को कह रहा हूं जो कुकू 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 करके फंसा रहे थे टोपी पहन करके, वो अब फंसने वाले नहीं। हम लोग, हर जाति और हर धर्म के लोग इस पार्टी के साथ आएंगे और नया बिहार का निर्माण होगा। नए बिहार की बात होगी। प्रशांत जी की आप स्पीच को सुन ही नहीं रहे। आज आपके पास फुर्सत है, नौजवान ऐसे 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 स्क्रॉल कर रहा है, उसको फुर्सत ही नहीं है। तो पहले गहराई से सुनिए, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ओवैसी साहब एंड प्रशांत जी। मैं क्यों, ओवैसी साहब एक अच्छे इंसान है, मैं अभी नेता नहीं हूं पूरी तरह से, तो मैं पूरा वैसे प्रोटोकॉल में नहीं चलूंगा।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे अपने सफाई पर है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, तो किसके साथ इकट्ठा हो जाएं? खेले हम रमेश के साथ, रहे मनोज के साथ, पड़ोसी मेरा रमेश भैया है, पाला हमको राजा राम चच्चा ने है, खेलते कूदते पिटाई और पढ़ाई उनके साथ हुई है, तो कौन इकट्ठा हो जाए? किसके साथ इकट्ठा हो जाए? ये फीलिंग्स नहीं चाहिए। मुसलमानों तुम इकट्ठा हो जाओ, ये बीजेपी के प्रचार हुआ कि एक तरफ आपने कहा कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, तो यही तो चाहती है बीजेपी कि जब आप इकट्ठा होंगे तो उधर 80% इकट्ठा हो जाएंगे, तो आप कभी सरकार में नहीं आ पाएंगे, आपकी आवाज कोई नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो इसको रोकना, ये सुर नहीं चलेगा। हम भारत के लोग की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हम होली भी खेलते हैं, हम रंग भी लगाते हैं, हम दिवाली भी जलाते हैं, दिवाली में पटाखे भी फूटते हैं। हम एक रंगीन कलरफुल कंट्री हैं, इसीलिए हम सोने की चिड़िया। लेकिन इसको बांटने की कोशिश की गई इन कुछ सालों में, इसीलिए बदलाव की आवाज निकलने लगी है हर जगह से, और इसीलिए हम जैसे शिक्षाविद भी अब उसमें कूदेंगे। अब एक और कमेंट देखिए इसमें आया है। कमेंट में लिखा हुआ है कि भाई साहब, आप पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई पर काम करना चाहिए, तो गुंडा को दे दें सरकार, पढ़ाएं हम लोग और सरकार चलाए गुंडा। कौन चलाएगा सरकार? जो याद रखिएगा, कोई माँ अगर गोद में लेकर बच्चे को बोलेगी कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो कलाम पैदा हो रहे हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। लेकिन आज देश की कौन ऐसी माँ है जो ये कह रही है कि मेरा बेटा एक नेता बनेगा? कोई नहीं बोल रही है। तो नेता कहां से अच्छा आएगा? नेता पैदा करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। नेता कौन बनना चाहिए? जो शिक्षाविद है, जिस पर कोई रेप केस का आरोप नहीं है, किसी के मर्डर का आरोप नहीं है, किसी के खून खराबे का आरोप नहीं है, किसी के ऊपर डकैती का आरोप नहीं है। साफ छवि के लोग जब लीडर बनेंगे तो समाज साफ सुथरा बनेगा। और ये जो वीआईपी कल्चर है वो इसलिए डेवलप हो रहा है कि जिसके पास कुछ नहीं था उसको आपने सब कुछ दे दिया, वो कुछ और ही समझ बैठा राजनीति को, कमाने का धंधा। हम राजनीति को देने जा रहे हैं, उनसे लेने नहीं जा रहे हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें हो गई। और जहां पे हमारे जो मुखिया हैं उनका इतिहास थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं। जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार के अंदर में रथ को रोका, अडवाणी जी के रथ को रोका, तो वो नेता बने मुसलमानों के। एक बात बहुत रिसर्च करने पर आपको समझ में आएगी कि जब एनआरसी लागू हुआ तो एनआरसी के लागू होने के बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत आई वो बंगाल पर आई, क्योंकि वहां के बांग्लादेशी होने का उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। यानी बॉर्डर इलाकों के लिए ज़्यादा तकलीफ दे की बात थी। बिहार के लिए क्या, उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, हम लोग कहाँ पर बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे पास क्या विवाद है। लेकिन जो बॉर्डर का इलाका था उस पर एनआरसी में हजारों नहीं लाखों मुसलमान खतरे में थे। तो बार बार हमारे मुखिया पर यह इल्ज़ाम लगता है जब कि वो बीजेपी को लाने में उनकी सबसे बड़ी योगदान है और उन्होंने मोदी जी को लाया है। तो दूसरी तरफ हमें याद रखना चाहिए कि बंगाल के सारे स्वैप वाले केस में ये स्वैप कर रहा है, वो स्वैप कर रहा है, सब पार्टी हट जाएगी, बीजेपी का वहां राज होगा। उसको रोकने में उस बीड़े को उठाने वाले व्यक्ति का नाम भी प्रशांत कुमार था, प्रशांत किशोर था। तो जो प्रशांत किशोर जी ने जब उस मुहिम को चलाया तो वो रोकने में सफल हो गए। फिर इनको एनआरसी प्रोग्राम स्टेप आगे बढ़ाने में दुविधा हुई और फिर वो बाक लेना पड़ा। तो इसमें अगर एक पार्ट को उसको देखेंगे, बंगाल वो नहीं हारते तो उनको ये सबक नहीं सिखाई देता। कई खुरबियाने थे, मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने धरना नहीं दिया, सब किया, लेकिन उसमें एक चीज के हारा कहां से, बंगाल में क्या हुआ, एकदम साफ कर दिया गया। तो इससे बंगाल में साफ कर दिया गया। उसके बाद
पंजाब में साफ कर दिया गया, और हरियाणा साफ होने जा रहे हैं वो, और बिहार भी, बिहार हम लोग साफ कर देंगे। तो फिर इसमें सबसे पहले ये बात मैं कह देना चाहता हूं कि हम इलेक्शन के लिए सिर्फ इस मौजू की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मुसलमान नौजवानों की लीडरशिप हाशिए पर है, उसमें कोई बोलने वाला तक नहीं है। सबको डर लगता है भाई बोलेंगे तो कि भाई आप हक बात बोलिए ना। विपक्ष के नेता गुंडा को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप सच्चाई पर बात कीजिए, आप हक की बात कीजिए। आप डरते क्यों हैं? हम लोग सबसे ज्यादा सेकुलर लोग हैं। आप देखिए ना, सेकुलर हमारे होने का इतिहास क्या है कि हमारा नेता कौन था? हमारे नेता नीतीश कुमार जी थे। तो मुसलमानों के नेता नीतीश कुमार, मुसलमानों के नेता रामविलास पासवान, मुसलमानों के नेता लालू प्रसाद। लेकिन अब हम वो चंटू मंटू को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साफ बात, जो बात है कि 18% मुसलमान लोगों को में से उनको कोई नहीं दिखा अपने हेलीकॉप्टर पर बैठाने के लिए। ये कैसा है वैसा में करना? मेरी उम्र 40 साल है, और 40 सालाना जिंदगी में होश में आना इंसान का होता है 8 साल 7 साल में। मतलब अगर मैं 8 साल की उम्र का से आज तक मैंने एक भी MY समीकरण में, हमारे विधानसभा 216 पड़ता है जहानाबाद का, वहां 4 विधानसभा से कभी कोई मुस्लिम विधायक नहीं बना। मैं नहीं कहता कि मुस्लिम ही विधायक होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए चंदन मिश्रा जी, आप बताइए, कुणाल जी जो यहाँ बैठे हैं, आप बताइए फलां, जितने आप लोगों का नाम मैं सबका नहीं जानता, लेकिन आप सब बताइए कि अगर आप कहीं 40 साल के हो जाएं और आप किसी को वोट दें तो आपको कभी तो लगेगा यार हमको भी कोई वोट दे, हमको भी कोई टिकट दे। तो क्या हम मर जाएंगे 60 सालाना? तो जिंदगी है, तो हमारी औलादें नस्लें देखेंगी कोई नेता वहां, तो हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे? तो कैसा इंसाफ है? और फिर हम 18% में जब हम कैलकुलेटिव होते हैं तो हमारी संख्या वहां 41 लोगों की होनी चाहिए, जहां हम 19-20 पर हैं, यानी हम आधे पर हैं। तो ये तो बिल्कुल आधा तरीके से हमारे साथ चीट है ये। तो उन बहेलियों से थोड़ा सावधान रहिए जो सीटी बजा बजा के फंसा रहे हैं आपको, और टोपी और नजर आ रहे हैं दाढ़ी में। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वहां कोई उलमाए दीन नहीं बैठे हुए, कोई फतवा नहीं आया कि भाई मैं आलिमे फलाना आपको सारे मुसलमानों को फतवा देता हूं कि आप RJD की चाटुकारिता में लगे रहिए। ऐसा कुछ नहीं मामला है। हमारे सारे उलमाए दीन के पास दिमाग है, सारे हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे उन खानकाहों की कदर करते हैं, उन खानकाहों से पले हैं, खानकाहों में रहे हैं, खानकाहों को जानते हैं, इदारों को समझते हैं, उनकी तहजीब तमीज़ देखी है। लेकिन ये बहेलिए जो हैं, जिनको ना कोई आलिम है, ना कोई कहीं से उनको मदरसों की फ़िक्र है, ना खानकाहों की फ़िक्र है, वो इस बात को कह रहे हैं अपने इसमें कमेंट बॉक्स में। तो पहली बात, मैं शिक्षा को ऊपर करने के लिए, रोजगार के ऊपर करने के लिए, डिसिप्लिन ऑफ बिहार को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ से जुड़ा हूँ, और मैं साफ कर दूं कि मैं इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाऊंगा, ये तय है। दिस इज ऑल अबाउट माई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। एनी क्वेश्चन? जैसा कि सर आपने कहा कि अभी आप एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, तो कुछ ऐसी प्लानिंग होगी आपकी कि किस तरह से आप इनको सपोर्ट करेंगे, किस तरह का आपका सपोर्ट होगा? हमारे 27,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 27,000 बच्चों से मैं बात करूंगा कि भाई अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने गांव में 27 × 5 पहले कर लीजिए, 27,000 × 5 उनके अभिभावकों से मैं बात करूंगा, उनसे जुड़ करके उनसे पूछूंगा कि क्या आप उन्हीं रस्मों रिवाजों में पढ़ना चाहते हैं या बिहार विकसित प्रदेश होना चाहिए, या हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की तैयारी है, तो एक्सप्रेसवे 1 आया, एक्सप्रेसवे 2 आया, एक्सप्रेसवे 3 आया, यमुना एक्सप्रेसवे, फलना एक्सप्रेसवे। हम लोग कहाँ एक्सप्रेसवे है हमारे पास? हम लोग कहाँ हैं? हमारे पास एक पटना जिला है, एक भागलपुर है, एक गया है, एक दरभंगा है अभी। लेकिन आप एक बात बताइए कि हमारे पास 38 जिलों में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आप अपना इस पटना को छोड़ के कहीं बसना चाहते हैं? क्या इतना संसाधन कहीं और? लेकिन उनके पास है लखनऊ,
उत्तर प्रदेश पड़ोस में है ना, उनके पास है कानपुर, उनके पास है गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा। अब हरियाणा को देखिए, गुड़गांव से लेकर के चंडीगढ़ तक चले जाइए, उनके पास जहां भी बसिएगा लगेगा आप बड़े शहर के अंदर है। लेकिन हम लोग पिछले, अब क्या हमारी नस्लें देखेंगी ये चीज़ कि हमारे पास जिला 4 ठो है जहां हमारी अपनी औलादों को रख के पढ़ा लिखा सकते हैं, तो हम इतने से संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, जो लोगों को लग रहा है कि बहुत मिला बिहार को, एक्चुअली वो कभी बाहर गए नहीं, वो जब बाहर से आते हैं तो उनको लगता है ये गाँव है, बाहर नहीं गए इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। और कोई सवाल? सर, जैसा कि हमें पता चला है आप हज भवन में भी बहुत अच्छा अपना स्टेटमेंट दिए थे, वहाँ भी हम प्रेजेंट थे। जैसा सर हम सुनने के लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बताए हैं कि बीजेपी को भी जिताने में पीके सर का हाथ है, प्रशांत किशोर सर का हाथ है, और तृणमूल सरकार को भी जिताने में इन्हीं का हाथ है। तो आने वाले समय में आप ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को भी जिताने में इनका हाथ है। बी टीम हो सकता है, तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये तो बोले ना कि सब बहलिया लोग का कुकू कुकू का आवाज़ है। बी टीम हम हराए हैं बंगाल में, ठीक है। और जब हम प्रोफेशन, मेरा जिताना ही मेरा प्रोफेशन था, हमारी एक्सपर्टीज, मान लिया आई एम अ कंसल्टेंट एंड आई हैव अ कंसल्टेंसी फॉर यू, तो आई विल वर्क फॉर यू। उस वक्त तो कोई बात नहीं थी ना प्रशांत जी की कि उस वक्त वो आएंगे यहाँ बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार जी के लिए भी कैंपेन किया उन्होंने। अब बिहार में जो सरकार बनी किसकी, कैसे बनी? प्रशांत जी की बदौलत बनी, उन्हीं के सारे कैंपेन पे बनी। बिहार में बहार बाई कहां से आया? वहीं से शब्द आए। तो सारे प्रोग्राम्स तो आप देखेंगे ना, तो बिहार को सरकार को बदला, बंगाल की सरकार बदला, पंजाब की सरकार बदला। जिसने इतने बदलाव को पहले से ला के दिखाया है, हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा और करना चाहिए पहले। अब आप जो एकदम अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ आबादी, वो ये कह रही है कि इन्होंने तो बीजेपी को लाया था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि यही तो काबिलियत है हमारी। अगर हम एक कंसल्टेंट हैं तो हम ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे ना, जिसका हमने ठेका लिया हो। तो जब आई वॉज अ कंसल्टेंट, आई वॉज वर्किंग फॉर दैट पर्सन, आई डिड माई फोकस्ड वर्क एंड प्रोफेशनल वर्क ऑन सक्सेसफुली वर्क, आई डिड इट। तो मैंने काम अच्छे से किया, इसमें कहां प्रॉब्लम है? आई वॉज एक्सलेंट इन दैट जॉब, तो मैंने किया वो बहुत अच्छा। तो उस वक्त मैं कंसल्टेंट की भूमिका में काम कर रहा था, अभी मैं कंसल्टेंट नहीं हूं। हमने अनुभव किया, मैंने आपको बताऊं, मैंने अपने दोस्तों से सुना, मैंने देखा तो नहीं है पर मैंने अपने दोस्तों से सुना, जिससे सुना वो झूठ कम बोलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत जी भुकार पढ़ पढ़ के रोने लगे बिहार की उन गांव में उन बदहालियों को देखकर। उन्होंने कहा यार कितना पिछड़ गए हम लोग, कितना पिछड़ गए। और ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू, और वो बोले कि मैंने खुद देखा कि रो पड़े। तो मुझे एक बात बताइए कि मैं फील करता हूं एक बात, जो उन्होंने एक बार भी इस मुसलमान वाली मीटिंग में ये नहीं कहा कि हमको वोट दीजिए, उन्होंने तो कहा कि हमको मत दीजिए। और एक और बात कहा उन्होंने जो मैं आपको बता रहा हूं, वो खैर खां जो पार्टियां बनी हुई हैं, खासकर आरजेडी, खैर खां पार्टी मुसलमानों की, उन्होंने एक वादा किया। अरे यार कितना बड़ी बात कह रहे हैं वो, आप सारे मुसलमान मेरे भाई इकट्ठा होकर के इस बात को समझिए। उन्होंने कहा तो अच्छे थे इसलिए हम उनको वोट दें। मैं लालू प्रसाद जी की तारीफ पूरी दुनिया में करता हूं जब मैं कहीं जाता हूं, तो इस बात के लिए कि उन्होंने गरीब जो चप्पल उतरवा के कहीं आया करते थे, जो लोग घोड़ियों से उतार दिए जाया करते थे, उनको इंसाफ दिलाने का काम किया। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं इसमें बात कि उनकी औलादों, उनकी नस्लों को जो रोजगार देना था, जो शिक्षा देनी थी, जो जिस तरह का चीज बहाल करना था, यार उन्होंने वो किया जिससे वो नेता बन गए। लेकिन नेता बनने के बाद जो फर्ज था वो पूरा नहीं किया। आज हाशिए पे मुसलमान लीडरशिप है, मैं पूरे देख पा रहा हूं, पूरे पार्टी के अंदर में एक ऐसा नेता, सुनिए आपको लालू प्रसाद जी की पार्टी में क्या होता है। सो मैं आपको बता दूं, मुसलमान इस बात को, जो नेता है वो तो पूरा समझते हैं मेरी बात को। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भारत में ये होना चाहिए, तो लालू जी के पार्टी से रात में आपको बुला लिया जाएगा और कहा जाएगा हेलो, अच्छा बात खाली
लालू जी के दिमाग में आता है, तेजस्वी जी के दिमाग में आता है। इसलिए आज के बाद बेटा तुमको यह कहना है कि लालू जी के दिमाग में यह ख्याल आया, तेजस्वी जी के दिमाग में यह ख्याल आया, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। मतलब आप अपने मन से ये नहीं बोल सकते कि आपके दिमाग में ये ख्याल आया। अगर कोई बात जनता के हित की है, देश के हित की है, आप नहीं बोल सकते ये बात उस पार्टी में। आपको ये कहना होगा कि हमारे बड़े साहब के दिमाग में ख्याल आया, छोटे साहब के दिमाग में ख्याल आया। ये चाटुकारिता मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं बनना नेता, मुझे नहीं बनना ये नेता। मैं उनकी चाटुकारिता नहीं कर पाऊंगा, मैं उनका झोला उठाने नहीं आया हूं। इसलिए बहुत जरूरी है साफ बात, जिनको करना है करें। और जो ये समझ रहे हैं ना बीजेपी का एजेंट ये वो, हेलो आखिरत में हाथ पकड़ लूंगा आपका, एक इल्जाम लगाया तो अल्लाह के वास्ते मैं कुरान उठा के हाथ में आपको दे दूंगा और कहूंगा कि खा कसम कि तूने देखा है मुझसे पैसे लेते हुए। तो इस्लाम में जो सबसे बड़ी किताब है वो है कुरान, और मैं उसको बोल रहा हूं कि हाथ में दे दूंगा आपके, और बोलूंगा कि आप कैसे समझे आप मेरे बारे में। बिना तहकीक के इल्जाम मत लगाइए प्लीज, आखिरत में हाथ पकड़ लूंगा मैं आपका। मैं नहीं इस्तेमाल करता हूं ऐसे शब्द किसी के लिए कि वो फला आदमी एजेंट है, फला आदमी एजेंट है। अरे यार, हर की अपनी व्यूज हैं। मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जो एमएलए हैं और उनके फादर बीजेपी में थे, तो मैंने तो कभी नहीं कहा कुछ, मैं तो नहीं कहा कुछ, और ना मैं कह रहा हूं, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। पर्सनल लाइफ अलग है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। वो मेरे दोस्त थे, दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। प्लीज एनी क्वेश्चन? और सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे जनता जानना चाह रही है कि आप एक सोशल काउंसलर, नेशनल कैरियर काउंसलर भी हैं, और अभी जो आपका न्यूज़ 2 दिन पहले है कि आप एक पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। अभी तो किए भी नहीं हैं, अभी तो हम सिर्फ आए हैं, ऐलान किए कि देखो भाई इधर फोटो, इधर देख लो। प्रशांत किशोर जी शिक्षा को समझते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हम उनके साथ आ रहे हैं। और वादा कर रहा हूं मैं, अगर मैं आ गया तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी बदलाव होने जा रही है। अगर शिक्षा व्यवस्था, जैसे लोन की माफी मेरा पहला प्रायोरिटी होगा। कोई योजना में लोन नहीं, शिक्षा को कंप्लीटली टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज पर मुफ्त, पूरी तरह से मुफ्त। और आपको मैं बता दूं कि ये मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, पीछे चलने नहीं आया हूं, साथ चलने आया हूं। वो मैं करने की पॉलिसीज है मेरे पास। आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या को पढ़ा रहे हैं, तो कोई बच्चा सामने से आके कह दे उसकी लेटर नहीं दी मैंने, एनओसी नहीं दी, तो शिक्षा में बदलाव लाएंगे। और जो हम कर रहे हैं, आप कह रही हैं कि हम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो ये करियर का क्या होगा। हेलो, हमारा करियर बनाने का ही काम था। पॉलिटिक्स हमारी प्रायोरिटी पे इसलिए आया कि अगर मैं इसमें आता हूं तो मुझे आसानी होगी चीज़ों को करने में। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, मेरी प्रायोरिटी शिक्षा को परोसना ही होगा, आज भी और तब भी। मैं जिस भी तरह से जहां भी करूंगा, मैं अगर मान लीजिए एमएलए बन गया, मैं अगर मैं कोई मंत्री बन गया, समझने की बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई इंसान पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटीज को मिस करने नहीं आता है, ठीक है। अगर ऐसी बातें लोग करने में शर्माते हैं, मैं बन गया, मैं हो जाऊंगा कि नहीं, और मैं, ये सारी चीजें ऊपर वाले तय करते हैं, आप कोई नहीं है। तो अगर मुझे ये मौका मिला और काम करने का मौका मिला, तो मैं नाली गली नहीं बनाऊंगा। मैं वहां नाली गली के पास के एक लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा, और वो इंजीनियर मेरा नाली गली बना देगा। मैं शहर को डेवलप करना चाहते हैं अगर आप, तो शहर के लोगों को शिक्षित बनाऊंगा। और शिक्षा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से नापी जाती है। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज द पावर ऑफ द नेशन। आज देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं कि हम अमेरिका से टक्कर ले लेंगे, यहाँ से टक्कर ले लेंगे, वहाँ। अरे कैसे टक्कर लेंगे भाई? 27% से 28% लोग हम लोग पढ़े लिखे हैं और 70% जाहिल हैं। अब भाषण में क्या कहा जा रहा, देश के युवा देश की ताकत हैं। अरे भाई रुकिए, देश के युवा देश की ताकत नहीं है। देश के ओनली 30% युवा देश की ताकत हैं और 70% सब लाइबिलिटी हैं, बाहर हैं। उन लाइबिलिटीज को
शिक्षा में तब्दील करना पड़ेगा बदलाव लाने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट नाउ। थैंक यू। और कोई? हाँ बोलिए प्लीज। आपको कुछ पूछना? प्लीज आप 1 मिनट रुक जाइए, आपको दे रहे हैं, आप पूछिए। वालेकुम सलाम। सवाल है सर आपसे कि बिहार में कई सारी पार्टियां हैं जैसे कि जेडीयू और आरजेडी जो मुसलमानों के लिए काम कर रही और कर रही थी, तो आपकी पार्टी मुसलमानों के हक के लिए कितना काम करेगी सर? हम बोले ना कि हम लोग अपना जो लॉ बुक बना रहे हैं, जिसको आप समझ सकते हैं कि उसको जब हम लोग उसमें संशोधन कर रहे हैं तो उसमें साफ बात आ रही है, जो हमसे बात हुई है, हम तो उसके मालिक नहीं ना हैं, लेकिन हम तो पहले सबके साथ मिलके कह दिया कि पार्टी के मैनिफेस्टो में यह तय होगा कि यादव जितने तादाद में हैं उनको उतने हिसाब से टिकट मिलेगा, मुसलमान जितने हिसाब से हैं, जितने पॉपुलेशन में हैं उतने हिसाब से मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। आप वोट मत दीजिए, टिकट दिया जाएगा। वोट दीजिए मत दीजिए, टिकट हम लोग देंगे। क्या उम्मीद करते हैं सर कितने सीट से जीतेगी जनसेवा? कितना सीट से जीतेगी? 122 सीट से जीतेंगे हम लोग। किसी का जरूरत नहीं है समर्थन का। हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, हम ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है। अगर 122 सीट से जीतेगी तो इसमें पूछे कौन जिताएगा? युवा। बोले ना कि बहुत जी हुजूरी हो चुकी उनके दरबार में, अब युवा बैठने जा रहा है सरकार में। तो ये नहीं कह रहा हूं कि कितने, ये सब बड़े लोग तय करेंगे कितना सीट पे लड़ेंगे, कितना सीट पर जीतेंगे। लेकिन अगर आप हमारे जैसे अनाड़ी से पूछिएगा तो हम सीधे बोल देंगे कि अकेली पार्टी होगी। जैसे वहां आम आदमी पार्टी आई वैसे उससे उसी तरह। और लोग बोल रहे हैं बिहार में न चलेगा, जाति के नाम पर ही होगा। हम बोल रहे हैं आप देख लीजिएगा क्या होगा। आपको एक नज़ारा देख लिया ना, एमएलसी साहब कैसे आ गए। एक डेमो दिखा दिया गया है, पहला डेमो, पहला एमएलसी जन सुराज पार्टी के मुसलमान बने, जहां वोट नहीं था उतना, ब्राह्मणों का वोट था, भूमियारों का वोट था, और वहां जिसका वोट 400 था वो जीत के आ गया। इलेक्शन लड़ने के लिए काबिलियत भी चाहिए। ये खटाखट पटापट ऐसे नहीं होता इलेक्शन। वो वक्त चला गया। अब मेरे जो यादव समाज की युवा हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं। और यादव खाली एक ठो घर से नहीं हैं, पप्पू यादव भी हैं जिनको यादव बहुत पसंद करते हैं। यह बता दे रहा हूं मैं आपको। खेल बहुत बदलेगा, रुकिए मैं पहले बता दे रहा हूं। बताइए, लास्ट है लेकिन प्लीज। हाँ सर, अभी बहुत सारी जो पार्टियां हैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही, बहुत सारे प्लान बना रही। तो आपकी जो पार्टी प्रशांत की सोच है, उनकी क्या प्लान है कि महिलाओं के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं के लिए, कि उनके डेवलपमेंट में क्या वर्क करेगी? ऐसी कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई या आपकी टीम ने बनाई? देखिए, हम अभी उस टीम के हिस्सा उस जगह पे नहीं, लेकिन आपको ये वादा कर रहे हैं कि पार्टी के मैनिफेस्टो में पॉपुलेशन को ख्याल रखा गया है। तो महिलाओं के पॉपुलेशन के आधार पर उनको भी टिकट दिया जाएगा। बात क्लियर है। हम लोग की जो पार्टी है सुलझी हुई, जो आने वाली है 2 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन होकर नाम सामने होगा। कितना आदमी तो बेहोश हो रहा है, फोन पे फोन। देखिएगा, महिलाओं का इसमें जो रोल होगा वो जितने पॉपुलेशन में हैं, जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो तय किया जा रहा है, उनके लिए शॉकिंग होगा, बहुत बहुत मज़ेदार होगा। तो सब बात अभी प्रेस में नहीं बताया जाएगा, कुछ छुपा छुपी भी रहना चाहिए। लेकिन फिर लास्ट में हम एक आखिरी बार कह रहे हैं सब लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, हम लिखे लास्ट में इंटरनेट से निकाल के कि इसको कहा क्या जाता है, तो पता चला बहेलिया, गुलगुलिया, ये बिहार में कहा जाता है। देश में चिड़िया फंसाता है। चिड़िया फंसाने वालों से सावधान रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।